उससे कई बार ऐसा लगता है कि विश्व कोई और है, हम कोई और है। तो ऐसा नहीं है, विश्व का मतलब हम ही हैं। यहाँ मुख्य रूप से विश्व में सभी मनुष्य, उन सबका कल्याण कैसे हो, ये विषय है। मनुष्यों का कल्याण होना है तो बाकी और भी जो भी कुछ है, यानी और प्राणी है और पर्यावरण है, उन सबका कल्याण होना होगा, तभी मनुष्यों का कल्याण होगा। तो गुरुकुल के द्वारा वो कैसे हो, वो आज मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। और गुरुकुल प्रणाली के बारे में परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं गुरुकुल क्या है। वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है और गुरुकुली शिक्षा प्रणाली है, इसमें कुछ मौलिक अंतर है। एक तो है कि विषय जो हम गुरुकुल में पढ़ते हैं, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पढ़ते हैं, उस जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, एक तो वो विषय हो सकता है, पर वो मैं उसको मुख्य रूप से नहीं लेता हूँ, क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भी आप संस्कृत आदि विभिन्न शास्त्र और तरह तरह की स्किल्स आप सीख सकते हैं, और वही गुरुकुल में भी सीखेंगे। तो अंतर क्या है, इसको समझने के लिए पहले देखना है कि वर्तमान प्रणाली में विद्यार्थी और अध्यापक, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप वो बहुत ज़्यादा सीमित है, क्लासरूम तक रहता है, इसके आगे पीछे कोई विशेष रिलेशन नहीं रहता। और दूसरा, विषय का संप्रेषण मात्र रहता है, यानी जो सब्जेक्ट है वो विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार से संप्रेषण किया जाता है क्लासरूम में, और उसके लिए क्लासरूम की आवश्यकता नहीं है। आप और भी तरीके से, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी पढ़ाने का क्रम चल रहा है, और ऑनलाइन तो चल ही रहा है, और बिना ही अध्यापक के पुस्तक पढ़ के भी लोग पढ़ लेते हैं। तो सब्जेक्ट को जानना है तो टीचर के द्वारा ही, यानी टीचर क्लासरूम में बोलेंगे, सुन के सीखे, ये अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा भी स्वयं बुक पढ़ के समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत किसी का गाइडेंस लेके भी समझ सकते हैं, और बहुत अच्छे एक्सपर्ट बन भी सकते हैं। और कई ऐसे आपको मिलेंगे जो कि औपचारिक शिक्षा ली नहीं है, स्वयं अध्ययन करके, मेहनत करके उस विषय का एक्सपर्ट बना हुआ है। और उस एक विषय को हटाएंगे तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में और कुछ बचा नहीं है, खास कुछ बचा नहीं है। जबकि गुरुकुल प्रणाली का एक छोटा सा यानी उद्देश्य का एक हिस्सा है कि विषय का संप्रेषण हो। विषय तो आपको पढ़ना ही होगा, उसको नकारा नहीं जा सकता, पर वो एक छोटा सा हिस्सा है। सबसे मुख्य जो बात है वो व्यक्ति निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण। बहुत से चीज है, आज हम उस प्रकार की शिक्षा से वंचित है। किसी के पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उनके अंदर वो खूबियां है तो बात अलग है, वरना बहुत कुछ आवश्यक जो व्यक्तित्व के पहलू है उससे हम वंचित हैं, जो कि हमें गुरुकुल में वो प्राप्त हो सकते हैं। विधिवत जो हमारी गुरुकुल प्रणाली, हमारी परंपरागत गुरुकुल प्रणाली चलती थी, उसमें वो सब थे। विद्यार्थी का जो मन है, जो भी विद्यार्थी गुरुकुल में प्रवेश लेता है, उसका मन एक प्रकार से बिल्कुल कोरा कागज तो नहीं कहता हूं मैं, क्योंकि कुछ इनहेरिटेड क्वालिटीज हर बच्चे में होते हैं। कुछ ना कुछ पिछले जन्म से कहे, अथवा कुछ अपने इनहेरिटेड कहे, जैसे भी आप कहे, हर बच्चे के अपने कुछ क्वालिटीज हो सकते हैं, होते हैं। किंतु उनको दिशा देना होता है, गलत। हाँ जी, किसी को बोलना है।
होस्ट से निवेदन है कि और कोई माइक चालू हो तो उसको बंद कर दे। ओ, यूबीएस तेवतिया सर, उदयवीर सिंह तेवतिया सर। हाँ ठीक है आचार्य। जी जी। तो विद्यार्थी का मन जो है उसको एक शेप देना आवश्यक होता है। केवल सब्जेक्ट मैटर तक सीखना पर्याप्त नहीं है। एक पूरा व्यक्तित्व में अपना आचार विचार स्किल्स और सहन शक्ति और बुद्धि का प्रयोग, अपने बोलने की तरीका, बहुत कुछ होते हैं। उनको सिखाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, नहीं तो व्यक्ति, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जिसके कुछ पूर्व जन्म की संस्कार बहुत दृढ़ है, उनको छोड़ दीजिए, बाकी उनसे वंचित रहता है। आज हम देखते हैं, आज के बच्चे जो स्कूल से पढ़ के निकलते हैं उनके अंदर टॉलरेंस बिल्कुल होता नहीं है। किसी भी बात को सह नहीं सकते, अपने अनुकूल सब कुछ चाहिए, विपरीत होने पर तुरंत टूट जाते हैं। जबकि गुरुकुल में विपरीत स्थितियों को सहने की एक विशेष अभ्यास कराया जाता है, जिसको हम तपस्या कहते हैं। तप का मतलब ही है कि मानसिक और शारीरिक जो विपरीत स्थितियां हैं उसको सहने का अभ्यास, मानसिक रूप से भी और शरीर से भी। कम साधनों से जीना है। गरीबी और मजबूरी की बात अलग है। सब होते हुए उनका प्रयोग ना करते हुए जीना, उनके बिना जीने का अभ्यास जो अनावश्यक है, जिसके बिना काम चल जाएगा, तो उनको अभी प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार के अभ्यास से मन और शरीर दोनों मजबूत बन जाते हैं, जो कि हम केवल गुरुकुल में ये चीज प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान स्कूली प्रणाली में वो संभव नहीं है। और टॉलरेंस के बिना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में हर समय अनुकूलता नहीं देख सकता, प्रतिकूलताएं आती रहती है, और उस समय यदि हम टिक नहीं पाएंगे तो बिल्कुल टूट जाएंगे। और ये बहुत हो रहा है आज के समय। हमारा जो अपना, बहुत मैं देखता हूँ, सिंपल बोलने की भी बातें जो होते हैं, आपस में संवाद करने की बात होती है, वहां भी बहुत समस्याएं देखने में आता है कि हम जब दूसरे को सुनते हैं, अनेक बार या ज्यादातर ऐसे ही होता है कि पूर्वाग्रह से हम सुनते हैं कि अपने मन को पहले कुछ बना के उनकी बात सुनेंगे, अपनी तरीके से उसको समझेंगे और उस प्रकार प्रतिक्रिया करेंगे। इस प्रकार करने से आपस में ना संवाद हो पाएगा, ना व्यवहार हो पाएगा, टूटा फूटा सा रिलेशंस रहते हैं। आज हमारे संबंधों में कहीं भी एक दृढ़ता नहीं रहती है, किसी को किसी पर विश्वास नहीं है, या है तो बहुत कम है। आपसी विश्वास इतना निचला स्तर पर आज है कि एक बहुत खतरा है समाज की दृष्टि से तो। और उसका मुख्य कारण है कि हम एक तो मन साफ नहीं रखते, दूसरा अपने विचारों का संप्रेषण भी ठीक से नहीं कर पाते, उसके लिए उचित शब्दों का, पहले तो दूसरे के विचारों को उनकी दृष्टि से सुने समझे और फिर उसी की प्रतिक्रिया करे। ये बहुत कम हो पाता है आज के दिन में। सामान्य बातें ठीक है, कुछ विशेष बात आती है जहाँ स्वयं के पूर्वाग्रह से जुड़ा हुआ होता है, तो वहां बिल्कुल हम कुछ का कुछ सुनते हैं, कुछ का कुछ बोल देते हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व संबंधी बहुत सी बातें हैं जो कि गुरुकुल में विद्यार्थी को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है गुरुजनों के द्वारा, जो अनुभवी होते हैं इस विषय में। इस प्रकार जब व्यक्तित्व का विकास होता है तथा अनेक प्रकार के स्किल्स उनको दिए जाते हैं, तो व्यक्ति समाज में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में उपस्थित हो सकता है। और
समाज में अपनी जो भूमिका है वो सही तरीके से निभा सकता है। सबसे पहले आवश्यक है कि अपने जीने के लिए जो विद्या प्रैक्टिकली आवश्यक है उसको हमें सीखना होगा। यानी अनेक प्रकार की स्किल्स है। खेती करना आना चाहिए, गाय पालना आना चाहिए, भोजन बनाना आना चाहिए। कई बार तो स्थिति यह है कि हमें झाड़ू लगाना भी नहीं आता है क्योंकि कभी किया नहीं है। अपने कपड़े धोना भी नहीं आता है क्योंकि कभी किया नहीं है, ना कहीं सिखाया गया। कुछ बेसिक स्किल्स जो अपने जीने के लिए आवश्यक है, वहां से लेकर कुछ विशेष स्किल्स जिससे हम जीविका उपार्जन कर सके, वे सब अपने शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित होनी चाहिए। केवल कुछ सब्जेक्ट मैटर सीखकर कुछ डिग्री हाथ में लेके किसी पर निर्भर रहे कि वो नौकरी दे तो हम जी सके, नहीं तो नहीं। इस प्रकार की जो स्थिति है, इससे मनुष्य केवल दूसरों पर एक भार बनेगा। उस प्रकार की शिक्षा का ज्यादा प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए बिना स्किल्स का, केवल सब्जेक्ट मैटर को लेकर। और सब्जेक्ट्स में हमें अनेक विषय ऐसे हैं जो बहुत आवश्यक है। हमें सही तरीके से चिंतन करना है तो उसके लिए दर्शन शास्त्र की आवश्यकता है। प्रमाणों से किसी भी विषय का परीक्षण करके सही गलत का निर्णय करना, ये हमें आना चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग आज की शिक्षा प्रणाली में भी है पर बहुत ज्यादा व्यवस्थित रूप से सिखाया नहीं जाता। व्यवस्थित रूप से उसको हमें सीखना जानना होगा, जिससे कि व्यवहार में हम हर समय सही निर्णय ही ले सके। तो इस प्रकार अनेक ऐसे विषय हैं जो हम गुरुकुल में ही सीख पाएंगे, जो वर्तमान प्रणाली में हमें वो उपलब्ध नहीं होता। तो इस प्रकार जब हम गुरुकुल में श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण करते हैं, तो दूसरी तरफ समाज में उस प्रकार की व्यक्ति की आवश्यकता भी महसूस होता है। आज हर जगह व्यक्ति चाहिए, ये बात होती है। व्यक्ति का मतलब जिस पर हम भरोसा कर सके, जिसके अंदर कुछ स्किल्स हो, जिसके अंदर कुछ सही तरीके से चिंतन करने की क्षमता हो, जो काम को ठीक तरीके से संभाल सके। ऐसे व्यक्ति की हर जगह आवश्यकता है। तो समाज तो उसको स्वयं अपनाएगा। हाँ, इतना और है कि नेतृत्व को भी हमें अपनाना है तो उसके लिए कुछ विशेष योग्यताएं और विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और गुरुकुल में वो हो सकता है। एक तो गुरुकुल में लगातार शिक्षण रहता है, छुट्टियां नहीं होती हैं। इस कारण से कंटिन्यूटी बनी रहती है। जो मानसिक ढांचा अपना बदलने का क्रम है वो वापस बिगड़ता नहीं है। हमने कुछ अपने ऊपर काम किया, वापस घर चला गया, उसको अनदेखी की, बिगड़ गया, वापस आया, उस प्रकार नहीं होता। लगातार अपने ऊपर काम करेंगे, अपने मानसिक ढांचा को बदलेंगे, सही आदतों को, सही विषयों को अपने अंदर लाएंगे, सही मानसिकता को बनाने का क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा तो स्थिर और दृढ़ होगा। और दूसरा, लीडरशिप के लिए एक रिस्क लेने की क्षमता व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, जो कि कम लोगों में होता है। ये तो कुछ इनहेरिटेड भी होता है। अरे, सब कुछ हम सीख के नहीं कर सकते, कुछ चीजें इनहेरिटेड भी होंगे, पर वो पॉलिश किए जाते गुरुकुल में। वर्तमान समय में क्या है,
समाज कहे अथवा हमारा देश कहे या विश्व कहे, एक ढांचा में चल रहा है जो कि गलत दिशा में जा रहा है। सही दिशा देना है तो वर्तमान परिस्थितियों के विपरीत चलकर टिकने की क्षमता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम अच्छे काम करते रहेंगे, सही दिशा में काम करते रहेंगे तो चलता रहेगा, पर हमें याद रखना चाहिए कि ब्रिटिश जब भारत में थे, भारत आर्थिक रूप से बहुत संपन्न था, बहुत स्किल्स थे यहाँ, बहुत प्रोडक्शन होता था, और सारा जो हम एक आदर्श व्यवस्था जो सोचते थे वो सब ग्रामीण स्तर पर था। यहाँ की कपड़े बहुत प्रसिद्ध थे, यहाँ के अरे बहुत सी चीजें हैं, गिनने की तो आवश्यकता ही नहीं। फिर भी वो सारा नष्ट हो गया, वो सारा ढांचा नष्ट हो गया। आज हम उसी को दोबारा खड़ा करना चाहते हैं। आज हम गाय पालेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, और कुटीर उद्योगों को स्थापित करेंगे। थोड़ा बहुत कई मॉडल के रूप में हो सकता है, पर आमूलचूल परिवर्तन वर्तमान स्थितियों में संभव नहीं है विशेष प्रयत्न के बिना। उसके लिए कई प्रकार की हमें नीति लेकर चलना होगा, क्योंकि आप जिस भी दिशा में आगे बढ़ेंगे, आपके कार्य से किसी के स्वार्थ को नुकसान होता है तो वो आपको तोड़ देगा, पूरा प्रयास करेगा आपको तोड़ने का। जब तक आपके कारण किसी को कोई नुकसान नहीं है, आप चलते रहेंगे। पर जहां वर्तमान समाज में परिवर्तन के लिए आप प्रयास करेंगे और वास्तव में उस स्थिति तक पहुंचेंगे, तो उस परिवर्तन के कारण जिसको नुकसान हो रहा है वो आपका विरोध करेगा, प्रत्यक्ष रूप से करेगा, परोक्ष रूप से करेगा, किसी प्रकार से करेगा, क्योंकि उनको स्वयं को भी टिकना है और वो गलत दिशा में चलते हुए लाभ उठा रहा है। आपकी सही दिशा में चलने के कारण उनको नुकसान हो रहा है तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, और उससे बचने की विद्या भी हमें आना चाहिए। उसके लिए कई नीति है जिसको जानना है, और वो आज ये जो स्ट्रेटजीज बनाने की बात है, किसी भी सिलेबस यानी किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता, किंतु हमारे प्राचीन शास्त्रों में इन सब स्ट्रेटजीज के बारे में विस्तार से वर्णन है कि कैसी स्थिति में हमें कैसे क्या करना चाहिए कि विथ लीस्ट रेसिस्टेंस हमें आगे बढ़ना है। जहाँ किसी से विरोध है तो उससे कैसे निपटना चाहिए कम से कम इन्वॉल्व होते हुए। ये सब विद्या हम केवल प्राचीन शास्त्रों के अध्ययन से और गुरुकुलीय प्रणाली के द्वारा उस प्रकार के हम मानसिकता अपना बना सकते हैं, हम ऐसे व्यक्ति को तैयार कर सकते हैं जो कि इस इन चैलेंजेस को लेकर आज खड़ा हो सके। हमें ये समझना है कि वर्तमान समय में केवल कुछ अच्छा काम, अच्छे दिशा में काम करना इतना पर्याप्त नहीं है। असल में जो ये काम हो रहे हैं वास्तव में वर्तमान ढांचा को चैलेंज करने के लेवल पर कहीं भी नहीं हो रहे। इस कारण से कहीं कोई खास समस्या नहीं है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, गोपालन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पर मात्रा जैसे बढ़ेगी विरोध होगा। आप पूरे देश ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगेगा, जो फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री से, जो उसके मैन्युफैक्चरर से, हाइब्रिड सीड्स मैन्युफैक्चरर से, उन सब के हितों को ठेस पहुंचेगा तो वो आपका विरोध करेंगे। तो उस प्रकार की शिक्षा की भी बात हम गुरुकुल में ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार वैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र है जिसमें लीडरशिप की बहुत लंबी बातें हैं, बहुत सारे यानी लीडरशिप की योग्यताओं की वहाँ एक वर्णन है। 100 से लगभग 50-100 क्वालिटीज बताए गए हैं कि लीडर के अंदर ये स्थितियां, अरे ये खूबियां होनी चाहिए। और जो एक सहयोगी है, जो अमात्य है, उनकी भी ये खूबियां होनी चाहिए। उन सबको
केवल गुरुकुल में ही हम अपना सकते हैं, उन क्वालिटीज को विद्यार्थी के अंदर डाल सकते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में वो संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए गुरु शिष्य संबंध बहुत गहरा होना आवश्यक है। हर समय गुरु जो है शिष्य की प्रवृत्तियों को देखते हुए उनको नियंत्रित करे, सही दिशा देते रहे, गलत दिशा से हर समय रोके। ये तभी होगा जब अंतेवासी बनकर शिष्य रहे, गुरु के पूरी तरह से नियंत्रण में रहकर रहे, तभी ये सब संभव है। तो ऐसे शिक्षा प्रणाली को दोबारा हमें इस देश में लाना होगा ना। कोई भी परिवर्तन करना तो इस शिक्षा प्रणाली को लाना अनिवार्य है। पर दौर्भाग्य है कि आज मैं देखता हूँ जो गुरुकुल है वो भी ढीले पड़े हुए हैं। आज अनेक विद्यार्थी ऐसे मिलते हैं कि जी हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, हम दर्शन शास्त्र ऑनलाइन पढ़ेंगे, हम व्याकरण शास्त्र ऑनलाइन पढ़ेंगे। और जब गुरुकुल भी है तो वहाँ थोड़ी सी भी अनुशासन की कठोरता आती है, विद्यार्थी भाग जाता है। और उस चक्कर में आचार्य लोग विद्यार्थियों पर अच्युतन अनुशासन बहुत। अच्युतन प्रोफेसर संजय अच्युतन भंडारी जी, अच्युतन बाइट। संजय भंडारी जी, आप म्यूट कीजिए प्लीज, अपना स्पीकर म्यूट कीजिए। संजय भंडारी जी, हाँ बोलिए सब। जी म्यूट कीजिए अपना माइक। वक्ता बात कर जी रहे हो हैं, गए हो डिस्टरबेंस गए हो रहा है। जी। सॉरी। तो एक स्थिति गुरुकुलों की भी ये है कि एक कठोर अनुशासन और जो एक बहुत आइडियल वातावरण, जो कि बाहरी दुनिया की जो गंदगी है उससे बचाकर एक सही वातावरण में रखने का जो एक स्थिति गुरुकुल में होनी चाहिए, आज ज्यादातर गुरुकुल वहाँ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किया है, क्योंकि विद्यार्थी टिकते नहीं है। आज हर विद्यार्थी के सामने जो इंस्ट्रूमेंट्स है मोबाइल वगैरह, और उससे बुद्धि फैला हुआ है। तो गुरुकुली प्रणाली को आज पूरी तरह से लागू करना एक चैलेंज बना हुआ है, और उसका एक ही उपाय है कि उन परिस्थितियों में रहने का, उस अनुशासन में रहने का, उस वातावरण में रहने के जो लाभ है उनको हमें सही तरीके से प्रचारित करना होगा। और उस प्रकार की जो क्वालिटीज वाले व्यक्ति है उनको उचित सम्मान और उसकी उचित भूमिका हो, तो हम आगे बढ़ेंगे। आज वर्तमान जो ढांचा है उसको तो ठीक है, बाकी जो तथाकथित सामाजिक और आध्यात्मिक जगत में जो लोग रह रहे हैं वो भी गलत दिशा को अपना रहे हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है। वहां भी हम देखते हैं झूठ छल कपट का प्रयोग किया जाता है, चापलूसी का बहुत प्रयोग होता है, और उस प्रकार की दिखावा वाले लोग और उस प्रकार की परिस्थितियों का ज्यादा सम्मान मिलता है। जिसके अंदर वास्तविक योग्यता है, जिसके व्यवहार बहुत ऊंचा है, जिसकी निर्णय करने की क्षमता है, जिसके बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, उसको वो सम्मान नहीं मिलता जो सम्मान एक ढोंगी को मिलता है। ये एक बहुत ज्यादा गुरुकुल प्रणाली के वास्तविक स्वरूप को लागू करने में एक बाधक बना हुआ है, जिसका विशेष प्रयास पूर्वक हमें समाधान निकालना होगा। नहीं तो क्या है, उसी प्रकार की ढोंगी और उस प्रकार की दिखावापन यदि करना है तो गुरुकुलों की आवश्यकता नहीं है। गुरुकुल आज अनेक है, उसके बाद भी उसका प्रभाव समाज में नहीं है। तो कारण यही है कि कहीं ना कहीं गुरुकुल आज जो भी है वो कॉम्प्रोमाइज होके चल रही है। तो इसके लिए जो आवश्यक है, साधन तो है ही, तथा आचार्यगण जो योग्य प्रशिक्षित आचार्य तो हो गए ही, तथा विद्यार्थी भी जो योग्य और अनुशासन में रहने वाले विद्यार्थी, और उस अनुशासन की प्रशंसा समाज की तरफ से, ये यहाँ अनुशासन बहुत अच्छा है, ये
इस प्रकार के नियमों में रहते हैं, ये अच्छा है। इस प्रकार की प्रशंसा ये सब हो तो आज भी ये गुरुकुल जो वर्तमान समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम हो सकते हैं। Professor S.K. Sharma, kindly mute your speaker, please. Professor S.K. Sharma. Professor S.K. Sharma, kindly mute. वो म्यूट है, वो चालू करते क्यों है? ठीक है, तो गुरुकुल के विषय में कुछ जो खूबियां यहाँ पढ़ाए जाते हैं, जो हमारी परंपरागत जो गुरुकुलों में, वो मैं थोड़ा सा आपको संकेत करना चाहूंगा। वैसे आचार्य चाणक्य और भी शास्त्रों में यह है 4 विभाग। आन्वीक्षिक, पहले आन्वीक्षिकी जो दर्शन शास्त्र है जिससे करने की क्षमता रखते हैं, ये सनातन परंपरा में है, तो वो सबसे मुख्य बताए गए हैं, क्योंकि सही दिशा उन्हीं से हमें प्राप्त होता है। दूसरा है त्रयी, जो कि धर्मशास्त्र, हर व्यक्ति क्या करे क्या ना करे, किससे कैसे व्यवहार करे, सभी की अपनी अपनी सीमाएं, अपने अपने अधिकार इत्यादि, वो सारी बातें उसमें है। और त्रयी का सही अध्ययन करने से आपसी झगड़े नहीं होंगे, समाज में एक संतुलन हर समय बना रहेगा, हर व्यक्ति दूसरे के साथ एक सही व्यवहार करेगा। क्योंकि वर्तमान में एक ढोंग चलता है कई बार कि व्यक्ति को निस्वार्थी होना चाहिए। निस्वार्थी होना तो सबसे बड़ा ढोंग है। कोई भी व्यक्ति कुछ करता है तो निश्चित रूप से उसका कुछ स्वार्थ होता है, तभी तो वो करेगा। निस्वार्थ होकर कोई कुछ नहीं करता है। बस हमें ये ध्यान देना है कि हमारा अपना स्वार्थ दूसरे के स्वार्थ का विरोध ना करे, दूसरे के स्वार्थ को नुकसान ना पहुंचाए। सभी मनुष्य अपने अपने कार्यों के द्वारा अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि करे और दूसरे के स्वार्थ की हानि ना पहुंचाए। इस प्रकार समन्वय पूर्वक कैसे जी सके, उसके लिए हमें क्या क्या नियम पालन करने होंगे, कैसे कैसे व्यवहार करना होगा, परस्पर संबंध, उन संबंधों की मर्यादाएं, उन सब की बात हमें त्रयी में मिलेगा। जब त्रयी का अध्ययन करेंगे सही तरीके से, तो आपसी व्यवहार में झगड़े होंगे नहीं, बहुत कम होंगे, होंगे नहीं। और तीसरा है वार्ता, वृत्ति विद्या, जो स्किल्स है, शिल्प कहते हैं हम प्राचीन काल में, जिससे हम अपनी जीविका कमा सकते हैं या अपने जीवन निर्यापन कर सकते हैं, यानी फाइनेंस संबंधी सारी बातें वार्ता में है। और चौथा दंड नीति, एडमिनिस्ट्रेशन। हर मनुष्य अपनी सीमा में रहे, अपने आप नहीं रहेंगे। यदि सभी मनुष्यों को बहुत अच्छे से प्रशिक्षित करके छोड़ देंगे कि भैया अपने अपने ज्ञान के अनुसार आप सब जीते रहो, तो वो व्यवस्था लंबा नहीं टिकेगा। उसमें एक भी व्यक्ति बिगड़ गया तो सारा संतुलन बिगड़ जाता है। इससे कुछ व्यवस्था चाहिए कि जहां कोई अपनी मर्यादाओं से बाहर हो जाता है, उनको वापस अपनी मर्यादाओं में पहुंच जावे। किसी को जबरदस्ती किसी रास्ते पे चलाना नहीं है। सभी लोग अपने आप रास्ते पे चलेंगे। उस रास्ते से जो भटके, जो दूसरे के रास्ते में आ गया, उसको वापस उनकी सीमाओं में पहुंच जाना, यह है दंड नीति अथवा एडमिनिस्ट्रेशन विद्या। ये हमारे गुरुकुल में सिखाए जाने वाले विद्याएं हैं। और ये सब प्रैक्टिकली सिखाए जा रहे। एक सब्जेक्ट मैटर तो बताया जाएगा, शास्त्र पढ़ते हैं, पर शास्त्र का प्रायोगिक रूप भी सिखाया जाता है। जैसे हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, दर्शन के सिद्धांत हम पढ़ लेते हैं, पर उसका निज जीवन में व्यवहार कैसे करे, कैसे सही गलत का निर्णय करे,
ये अभ्यास गुरुकुल में विशेष रूप से कराया जाएगा। आपसी व्यवहार का कैसे क्या करना चाहिए ये भी नियमित व्यवहारिक स्तर पर अभ्यास कराया जाता है कि आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ये गलत है। और स्किल्स की तो बात है ही। ये सब प्रैक्टिकली सिखाते हुए शास्त्र पढ़ाया जाता है। शास्त्र भी पढ़ना चाहिए क्योंकि सारी चीज हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। अनेक ऐसी चीज है उनको प्रैक्टिकली करके देखने का अवसर नहीं मिलता है, पर अचानक जीवन में वो स्थिति सामने आती है तो हमारे पास उसका ज्ञान है अपने अंदर, तो हम उसका समाधान निकाल सकेंगे। इसलिए शास्त्र पढ़ना है, व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना है। इन दोनों को करते हुए गुरुकुल में हम ऐसे व्यक्ति, यानी हमारे परंपरागत गुरुकुलों में ऐसे व्यक्ति बनाए जाते थे जो कि नेतृत्व करने की या तो क्षमता रखते थे अथवा नेतृत्व करने वाले के सहयोगी बनने की क्षमता रखते थे। कम से कम अपने जीवन को स्वावलंबी बन के जीना जानते थे। किसी पर बिना मतलब का बोझ बन के जीना, ये हमारे समाज में कभी था नहीं। और उसका मुख्य कारण हमारे गुरुकुल थे। अब दूसरी बात है, हम सब इस बात को मानते हैं कि समाज में संतुलन, स्थिरता, शांति, इन सब के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था, विकेंद्रित व्यवस्था की आवश्यकता है। वर्तमान में हर चीज केंद्रीकृत किया जा रहा है। मुबारक हो, बधाई हो, आपकी आईडी लग गई। तुमने देखा आपने? हाँ जी, थोड़ा सा। भाई रणवीर शर्मा, बच्चों की सो गए आप बड़ी जल्दी। वरुण कुमार हाँ? साहेला, प्लीज म्यूट योर माइक। वरुण कुमार साहेला अभी जी। दिन में यही आने हाँ वाली जी बोलिए सर, बोलो। देखा हाँ आप जी। कितने आने वाली हो। नहीं हुजूर, तो आपको म्यूट करने के लिए बोला जा रहा है अपने स्पीकर को। आपका समय होगा तो बुलाया जाएगा। थैंक यू। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था, जो इस प्रकार की योग्यता वाले विद्यार्थी गुरुकुल में तैयार किए जाते थे, वे समाज में जाके अपने बहुत अच्छे से भूमिका निभाते थे। और आज क्योंकि चुनौती और ज्यादा है, क्योंकि पहले एक सामाजिक ढांचा थी जिसमें विद्यार्थी को जाकर केवल एक हिस्सा बनना था, किंतु आज एक पूरा ढांचा को ही नए तरीके से खड़ा करना है। तो गुरुकुल की आवश्यकता आज पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। और वर्तमान इन विकट स्थितियों से बाहर आने की जो बात यदि हम करते हैं, तो एकमात्र समाधान है गुरुकुल। इसलिए इस गुरुकुली प्रणाली को लेकर सभी को बहुत गंभीर होना होगा। इसके लिए हर व्यक्ति अपने तरीके से कुछ योगदान दे सकता है कि सही तरीके से गुरुकुल बने चले और उसका परिणाम निकले। तो ये गुरुकुल के विषय में मैंने कुछ बताया था। और वैसे मुझे अभी पूरा समझ में नहीं आ रहा कि किस दिशा में विस्तार करूं। प्रश्नोत्तर के द्वारा वो ज्यादा सही हो सकता है कि अ, भूमिका समाज में गुरुकुल का कैसे हो इत्यादि। तो मैं अभी यही अपने वक्तव्य को बंद कर रहा हूँ। संवाद के द्वारा और क्योंकि ज्यादा विस्तार अच्छा हो सकता है। क्योंकि आपके ओ पास समय है, जी। मैं एक सवाल थोड़ा छेड़ देता हूँ, उसको ध्यान में रखिए। जी। आप वर्धा में मिले थे और जी। ज्यादातर यहाँ जो लोग हैं जी। उनसे व्यक्तिगत भी आपका कुछ वो लोगों से कांटेक्ट है और समझ कुछ पाए लोगों होंगे, से। जी। समझ पाए होंगे कि जनरल जो लोग वहाँ थे उनकी मेंटेलिटी क्या है, कैसे है। जी। आपके मन में गुरुकुल के लेके बहुत सुंदर से आपने एक्सप्लेन किया। जी। उस सपने को साकार करने के लिए जी। इन महानुभावों से, जिसमें मैं भी हूँ, जी। स्पेसिफिक क्या योगदान चाहते हैं, अगर वो क्लियर हो तो आप जी थोड़ा हाँ। खुलासा कर सकते हैं। जी हाँ, मैं इसको कुछ विस्तार करूंगा कि कौन क्या योगदान कर सकते हैं। सबसे पहले तो गुरुकुल के विषय में एक सही जानकारी और सही प्रेरणा अपने अपने स्तर पर समाज में हम सब दे सकते हैं। कि गुरुकुल जो है, कई बार ये होता है कि शास्त्र पढ़ने की जगह है, संस्कृत सीखने की जगह है, कर्मकांड सीखने की जगह है। ऐसा नहीं है।
एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करने की जगह है। ये संदेश सभी के बीच में जाना चाहिए। तो ये सभी लोग कर सकते हैं अपने अपने स्तर पे। गाँव उनके भी सारी चीज पहले कहाँ रहते थे? ओ बिल्कुल सत्यप्रकाश ठीक भाई, बोला सत्यप्रकाश आचार्य भाई जी जी 2 ने। मिनट थे। बीच में। सत्यप्रकाश अच्छा, भाई 2 मिनट के लिए जी मैं अभी म्यूट थोड़ा रखें। सा। कोई बात सत्यप्रकाश नहीं, भाई कोई 2 बात मिनट। जी। और दूसरा है, गुरुकुल में आवश्यकता है विद्यार्थियों का और साधनों का। वो भी आप एक माहौल बनाने पे ये हो सकता है कि गुरुकुल अच्छा है ना। कोई भी चीज आज जो बहुत अच्छे स्कूल है, वहाँ विद्यार्थी इससे जाते हैं कि उसका प्रचार है, उसका एक ब्रांड बना हुआ है। ऐसा वो पैसे आदि के द्वारा वो ब्रांड बनाते हैं, वो चल रहे हैं। तो गुरुकुल का भी उस प्रकार ब्रांड बनना चाहिए, उसमें सभी अपने अपने योगदान दे सकते हैं। तो ये प्रारंभिक आवश्यकता तो ये है। बाकी हर व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार फिर अ, वो क्या भूमिका निभा सकते हैं, ये निर्णय किया जा सकता है। कोई व्यक्ति है अपने बच्चे गुरुकुल में भेज सकते हैं, कोई साधन उपलब्ध करा सकते हैं, कोई वहाँ आवश्यक व्यवस्थाओं में हाथ बटा सकते हैं ताकि आचार्य लोगों के पास विद्यार्थी के निर्माण के यही समय हो और कार्यों में उनको लगना ना पड़े। तो समय दे सकते हैं व्यवस्था आदि संभालने के लिए, बाहर से भी सहयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार कई प्रकार की भूमिकाएं हैं जो निभा सकते। अब सत्यप्रकाश भाई जी ये जी 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 2 जी। मिनट के लिए सिर्फ रिक्वेस्ट है कि म्यूट कर लें प्लीज। सत्यप्रकाश भाई सिर्फ 2 अच्छा, मिनट। मेरी आवाज तो नहीं आ रही? मैं तो नहीं बोल रहा। नहीं, वो वहां से और आवाज आ रही है ना। हाँ माइक बंद करिए ना। तो ये है गुरुकुल में यानी भूमिका निभाने की बात। तो इसमें मैं दोबारा गिन लूं, एक तो बच्चे भेज सकते हैं, साधन उपलब्ध करा सकते हैं, अपने समय दे सकते हैं, और सबसे बड़ी बात एक गुरुकुल के लिए ब्रांड बना सकते हैं। उसको आज की भाषा में बोलना है तो उसके वास्तविक रूप और उसकी लाभ आदि का प्रचार करते हुए गुरुकुल का ब्रांडिंग करना एक बहुत ज्यादा आवश्यक है आज आज के दिन। ओ आचार्य, आपसे निवेदन है अपना नंबर डाल दीजिएगा, बहुत लोग पूछ रहे हैं। जी और जिनको जिनको व्यक्तिगत रूप में आचार्य ने आह्वान किया है, जैसा भी योगदान आप दे सकते हैं आचार्य से संबंध करके और आगे बढ़ा सकते हैं। आचार्य ऑलरेडी ये गुरुकुल रन कर रहे हैं और जो मन में संकल्पना है कि ऐसा ब्रांड बने, ऐसे बहुत सारे गुरुकुल बने, हर गांव में गुरुकुल हो, हर माँ गुरु हो, उस पर ये काम कर रहे हैं। प्रोफेसर योगेंद्र यादव का हाथ खड़ा है बहुत देर से। स्पेसिफिक सवाल, सजेशन बाद में, स्पेसिफिक सवाल। थैंक यू प्रोफेसर जी, योगेंद्र यादव। आचार्य रविंद्र जी, पहले तो हमारा प्रणाम आपको। जी नमस्ते जी। मेरा स्पेसिफिक उन्होंने कहा कुछ कहना चाह रहा था, वैसे तो मैं, पर सवाल कहा है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गुरुकुल की जो हमारी पद्धति है ये बहुत पुरानी है हमारी, और बड़े सशक्त होते थे गुरुकुल। मतलब जी बड़े से बड़े राजा महाराजा जो सक्षम लोग होते थे समाज के, वो अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे। आम बच्चों को गुरुकुल में जगह नहीं मिलती थी। अ, एक लव का भी उदाहरण है। हम्म। मैं थोड़ा सा इस ठीक है, अब आप एक पूरा मिनट, प्रश्न रखिएगा, मैं उत्तर मैं दूंगा। मैं आचार्य रविंद्र, एक सवाल पे बार आने मैं पूरा दीजिए, कर सवाल दूं। पे आने। तो जी जी मेरा ये कहना है कि ये हमारे जो गुरुकुल प्रणाली है ये क्यों नष्ट हुई, पहला सवाल। दूसरा जी सवाल, अगर आज की परिस्थिति देखें तो पहले गुरुकुल में बच्चों को भेजते थे, फिर स्कूल बन गए तो स्कूलों में भेजते थे, फिर जो सक्षम लोग थे वो प्राइवेट स्कूलों में भेजते थे। आज के जितने भी सक्षम लोग हैं, चाहे आज की सरकारों के नेता हों या पिछलियों के हों, सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। उनके गुरुकुल आजकल विदेशों में हैं, देश में पढ़ाना नहीं चाहते। जी तो ये परिस्थिति है। और इस परिस्थिति में मैं ये दूसरा मेरा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी एकदम से चीज बदल गई है आज के दिन, जो आप कह रहे हैं कि गुरुकुल की सख्त जरूरत है, और जी गुरुकुल में क्या हमें, मतलब आपको लग रहा है कि अब हमारी फेवरेबल कंडीशन हो गई है कि गुरुकुल दोबारा से स्थापित करेंगे? क्योंकि गुरुकुलों में हमने देखा है कि बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है। जहाँ 1100 जी बच्चे किसी गुरुकुल में होते थे, वहां आज 11 बच्चे हैं।
वो भी वो हैं जिनके पास खाने के लिए, रहने के लिए जगह मिली हुई, ऐसे ही बच्चों को भेजते हैं। गरीब परिवार के बच्चे हैं, सक्षम परिवार का कोई बच्चा गुरुकुल में नहीं है। मेरा अनुभव ये है। इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए जी, रविंद्र जी। जी, इसमें सबसे पहली बात जो आपने कही है कि गुरुकुलों में आम बच्चे के लिए जगह नहीं मिलता था, ये बात फैक्चुअली गलत है। प्रोफेसर धर्मपाल जी का आपने द ब्यूटीफुल ट्री यदि आपने पढ़ा हो या देखा हो, अ, भारत देश में जो अंग्रेजों के समय उन्होंने जो सर्वे कराया था, हर 2 गांवों के बीच में 3 गुरुकुल थे मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। तो उसको उन्होंने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शब्द दिया हुआ है। हर 2 गांवों के अंदर, यानी एक गांव में 1.5 गुरुकुल औसतन पे था। तो इससे स्पष्ट है कि हर बच्चे को उसके अंदर प्रवेश मिलता था। दूसरी बात, ऐसे स्किल्स यानी कर्नल ब्रूक्स थे, जिसका क्या नाम, शेरशाह था ना, टीपू सुल्तान के पिताजी के साथ नाम, उनके साथ लड़ाई में वो हार गया था। उन्होंने उसका नाक काट के हाथ में रख के दे दिया था, जिसको एक सामान्य गांव का एक नाई ने प्लास्टिक सर्जरी करके ठीक किया था, ये रिकॉर्ड्स है। तो ये जो एक सामान्य नाई प्लास्टिक सर्जरी कर सकता है, तो ये गुरुकुल में ही सीख के कर सकता है। यानी गुरुकुल में क्या क्या विषय पढ़ाए जाते थे, धर्मपाल जी ने पूरा, यानी अंग्रेजों की उन दस्तावेजों के आधार पर, अपना कुछ वो नहीं है, अंग्रेजों ने अपने समय पे जो सर्वे कराया था, वो जो दस्तावेज है उसके आधार पर काफी विस्तार से बताया है। तो उसको दोबारा अभी बताने की आवश्यकता नहीं, ज्यादातर आपसे जानते ही होंगे। तो आम व्यक्ति भी गुरुकुल में पढ़ते थे, तभी तो भारत का समाज उस प्रकार बहुत स्किलफुल था एक समय। हाँ, अब ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही है कि ऐसे गुरुकुल क्यों खत्म हो गए। वो खत्म इसलिए हुए हैं कि हमारे यहाँ देश की जो शासन तंत्र जो था, वो लापरवाह हो गई थी। यानी गुरुकुल की रक्षा करने वाला भी शासन तंत्र होता है, और वो शासन तंत्र जब कमजोर पड़ गया, वो गुरुकुल की रक्षा नहीं कर पाए, ना समाज की रक्षा कर पाए, ना गुरुकुल की रक्षा कर पाए। तो उस कारण से गुरुकुल जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो गए, और बाद में अंग्रेजों ने कुछ कानून के द्वारा विशेष प्रयास पूर्वक उनको नष्ट किया। अंग्रेजों ने गुरुकुलों को अवैध घोषित की, और गुरुकुलों में पढ़ाना, गुरुकुल को सहयोग करना इत्यादि, इन सबको कानूनन अपराध घोषित की थी। तब जाके इन गुरुकुलों को यानी बंद करने की स्थिति आ गई थी। दोबारा जो रिवाइव किया है, तो वास्तव में जैसे थे वैसे रिवाइव नहीं किया जा रहा है। आज गुरुकुलों की बात मैंने कही है आपको, कोई डिग्री कराया जाता है शास्त्री वगैरह, जिसमें कोई योग्यता नहीं होती है। तो केवल नाम के जो गुरुकुल बने हुए हैं, वो हमारी परंपरागत गुरुकुलों के ये गुरुकुल प्रतिनिधि नहीं बन सकते। तो इससे इनको लेकर हम गुरुकुल के विषय में अपने अंदर भ्रांति नहीं ला सकते। तो गुरुकुल को जैसा होना चाहिए उस प्रकार की गुरुकुल की आज आवश्यकता है। गुरुकुल के नाम से हम कुछ ना कुछ खड़ा करें, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये मुझे कहना है। प्रोफेसर संजय भंडारी, प्रोफेसर संजय भंडारी, प्लीज आपका क्वेश्चन। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। मेरा सवाल ये था कि अभी हमारे यहाँ 2-4 गुरुकुल है, लेकिन उनका जी ब्रांडिंग ऐसे हुआ है कि जो बच्चे घर में सुनते नहीं है, घर में ढंग से बिहेव नहीं करते, उनको जी एक तरह के पनिशमेंट बोल के वो गुरुकुल का ऐसे ही इमेज हो गया है कि जिसको पनिश करना है उसको गुरुकुल में भेज दो। ऐसे थ्रेट ही करते हैं माँ बाप, देख घर में ठीक से रहे, नहीं तो तू गुरुकुल में भेजा जाएगा। ये एक बात। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ जो गुरुकुल है वो ज्यादा करके उतना उनको फाइनेंस नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ के बच्चों को सब काम करना पड़ता है, वहाँ खाना बनाना पड़ता है, ये वो, तो वो एकेडमिक सक्सेस उनका लिमिटेड हो रहा है। तो ये दो जी बात
इसके पे क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये मुझे पूछना था। और सिंपल सोल्यूशन है कि उनको बंद करवा दीजिएगा, क्योंकि वो उसको या तो उसको गुरुकुल कहना बंद करे या उसको बंद करावे, क्योंकि उस प्रकार की संस्थाओं के द्वारा किसी को लाभ नहीं होगा। और ऊपर से गुरुकुल बदनाम होते हैं, यानी गुरुकुल शब्द बदनाम होता है। जो नहीं वह नहीं गुरुकुल के नाम से चल रहे हैं वो गुरुकुल कॉन्सेप्ट वास्तव में नहीं है ये। नहीं यानी नहीं, वो गुरुकुल, बदनाम मैं ऐसे नहीं समझूंगा। वो उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे नहीं है कि जो माँ बाप अब काम में व्यस्त है या अपने बच्चों को किस तरह से समझाना है, किस तरह से उनको हैंडल करना है, वो उनको समझ में नहीं आता है। तो वो सुधारने के लिए उसका बर्ताव, उसका पढ़ाई सुधारने के लिए जी, वो भेज रहे मैं भी गुरुकुल यही में, कह और रहा हूँ, गुरुकुल मैं भी अच्छा यही कह रिजल्ट रहा दे रहा है। वो गुरुकुल अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मतलब वो सच में जो बच्चा समझो चोरी कर रहा होगा या गलत काम कर रहा होगा, वो वहां गुरुकुल में जाके सुधर रहा है। तो मैं नहीं ये मानूंगा कि इसको बंद करने की जरूरत है। इसकी मतलब वो पर्पस तो सर्व कर रहा है, लेकिन इस टाइप का पर्पस सर्व कर रहा है। मैं और भी उनका वहाँ फाइनेंस नहीं बनने की वजह से वो मर्यादा से ज्यादा एकेडमिक सक्सेस नहीं मिलता है वो बच्चों को। हमारे यहाँ प्रोफेसर उनको संजय फाइनेंस का जी प्रॉब्लम है। प्रोफेसर जी संजय भंडारी, जी मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होगा कि जो आप कह रहे हैं और आचार्य रविंद्र कह रहे हैं करीब करीब दोनों सेम है, शब्दों एक में ही अंतर बात है। थोड़ा हो सकता है। तो हम लोग जरा से दोनों के दोनों मंथन करके जो मुझे समझ में आया कि आचार्य रविंद्र ये कह रहे हैं कि जहां भी गैर जरूरी शिक्षा दी जाएगी, जो जरूरत नहीं है, लिमिटेड जरूरत वाली शिक्षा दी जाएगी, अनवांटेड हो जाएगी, थोड़े दिनों के बाद अपने आप बंद हो जाएगी, मैं बंद कराऊं या ना कराऊं। जरूरत है, जी गुरुकुल का मतलब समझूं, और जो जरूरी है वो ज्ञान वहां दिया जाए, अपने आप लोग भाग भाग के आएंगे। सिर्फ नाम से कुछ नहीं होता है। उसमें क्या मटेरियल, जैसे आपने ही किया है, जो जरूरत है उसको आप कर रहे हैं, तो आपके यहाँ भाग भाग के लोग आ रहे हैं, है या नहीं है? जी, नहीं वो बात ठीक है। इसके बाद भी सही का भी ब्रांडिंग आवश्यक होता है। अब केवल सही हो इतना पर्याप्त नहीं है आज, क्योंकि विपरीत ब्रांडिंग बहुत ज्यादा है। तो सही के लिए भी ब्रांडिंग आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हमने अच्छा वस्तु बनाया तो हम किसी को ना कहे तो भी अपने आप वो बिकेंगे, ऐसा नहीं बिकेगा। बताना पड़ता है, क्योंकि नकली बहुत है। तो भाई महेंद्र ब्रांडिंग द्विवेदी का जी, भाई महेंद्र द्विवेदी जी, आपका स्पेसिफिक सवाल, जनरल स्टेटमेंट नहीं, स्पेसिफिक सवाल। जी नमस्कार। जी सभी को नमस्कार। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो अभी आचार्य जी ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम अगर कोई गुरुकुल चल रहा है तो उसमें हम क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं, तो वो करने की आवश्यकता है, एक बात। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक फाइनेंस वाली बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। तो फाइनेंस के लिए जो बड़े संस्थान हैं, जैसे बाबा रामदेव जी का हो गया, और अभी गुरुकुल की बात हमारे धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले, वो भी बात करते हैं, रावतपुरा सरकार भी चला रहे हैं। ऐसे जो तमाम साधु संत महात्मा ऋषि और बड़े व्यवसायी हैं, इनके पास एक बड़े प्रोजेक्ट रखें। जो बड़े व्यापारी व्यवसायी हैं, इनके पास बड़े प्रोजेक्ट हम रखें कि आदर्श गुरुकुल कैसे हो, हमारी क्या परिकल्पना है और कैसे चले। अगर वह गुरुकुल के लिए फाइनेंस करें और अच्छे लोग उनको चलाएं, तो निश्चित ही आदर्श गुरुकुल बन सकते हैं। क्योंकि आज हर माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा संस्कारवान तो बने, लेकिन संस्कारवान बनने के साथ साथ उसको आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त हो, जिससे वह स्वरोजगार कर सके। क्योंकि आप मेरी अंदर से शायद बात समझ रहे होंगे कि हम एक आदर्श गुरुकुल बनाना चाहते हैं। मतलब आदर्श, हम मतलब एक समाज, एक राष्ट्र चाहता है कि आदर्श गुरुकुल बने। धन्यवाद। और इसके लिए हमें लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा, जो जिनके पास धन है, जिनके पास मन है, अच्छा करने की जिनकी चाह है,
तो हर जगह ऐसी समितियां बनाई जाएं और सबसे पहले समितियां बनाई जाएं वहां के क्षेत्रीय लोगों की, और अच्छे भाव और विचार रखे जाए, गुरुकुल के बारे में समझाया जाए कि कैसे अगर आप अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजेंगे तो वह कैसे स्वरोजगार सीखेगा, कैसे संस्कार सीखेगा, कैसे शास्त्रों का अध्ययन करेगा और कैसे अन्य शास्त्रों का अध्ययन करेगा, जिससे वह अपने क्षेत्र, समाज, राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए काम कर सकेगा। तो जब हम अपनी बात एक लोगों के बीच में रखेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि हम छोटे छोटे काम करते रहते हैं, तो जब कोई भी काम करते हैं, चाहे देवी जी का पंडाल लगाना है तो एक मीटिंग बुलाते हैं, इसी प्रकार अगर हमें गुरुकुल चलाना है तो हम एक मीटिंगों का बुलाने का सिलसिला जारी रखें, जिससे कि लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में बदलाव हो, राष्ट्र में बदलाव हो, हर व्यक्ति के अंदर की, और लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है। अगर हम अच्छा अपना भाव और विचार लेके मीटिंगें रखेंगे तो लोगों के पास बहुत अफरात पैसा है, लोग दान करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही जगह नहीं मिल रही है, पैसा कहाँ दान करें। अभी एक 3-4 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी तो वो ये बोल रहे थे कि हम पैसा भाई लेने से मना भाई कर देते हैं। महेंद्र द्विवेदी जी, भाई महेंद्र द्विवेदी जी, स्पेसिफिक सवाल नहीं आया, समस्या का हाँ, समाधान सवाल सूचित। सवाल 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 मतलब, श्री जी 1 मिनट का, श्री जी 1 मिनट का समय मुझे भी दे दिया अगर हो सके तो। हाँ, सवाल हमारा ये है कि हम आवश्यकता कैसे पैदा करें। हमारी बात समझ में आ गई है कि गुरुकुल खुलना चाहिए, तो समाज में इसकी आवश्यकता हम कैसे पैदा करें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जी, इसके तो अभी थोड़े समय में तो इसकी बात नहीं हो सकती, इसमें हम बैठ के चर्चा कर सकते हैं। इसमें एक लंबी स्ट्रैटेजी बनानी होगी और कई बिंदु है जिनको हमें कैसे प्रचारित करना चाहिए, कैसे लोगों के सामने जावे, उसका एक वो कर सकते हैं। वो सब मैं शेयर कर सकता हूँ, कोई अपना ग्रुप है तो उनमें वो सब बिंदु में शेयर कर सकता हूँ। जी धन्यवाद। भाई शशांक, भाई गुरुदेव शशांक, प्रणाम। मैं ले लूँ स्पेसिफिक 1 मिनट? क्वेश्चन प्लीज। जी बोलिए। बोलूँ मैं? जी बोलिए। रविंद्र जी, अभी फिलहाल अपने गुरुकुल में इस उम्र के कितने बच्चे हैं और अब तक अपने गुरुकुल से कितने बच्चे बाहर समाज में जा चुके हैं? धन्यवाद। जी, एक्चुअली मैं ये बात स्पष्ट कर नहीं पाया। वर्तमान में अभी यहाँ गुरुकुल नहीं चल रहा है, मैंने पहले गुरुकुल चलाया था और वर्तमान में उन सब अनुभवों को लेके एक नए सिरे से शुरू करने का एक प्रकल्प है, यानी एक विचार है जो निकट भविष्य में शुरू होना है। मैंने पहले करीब 20-30 विद्यार्थियों को पढ़ाया होगा। अभी कुछ उसमें संपर्क में है, कुछ नहीं है। 10-12 विद्यार्थी कम से कम अभी अलग अलग अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। कुछ गुरुकुलों में पढ़ा रहे हैं, कुछ योगा सिखा रहे हैं, ऐसे कुछ प्रचार में भी हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं। अभी किसी का हाथ नहीं देख पा रहा हूँ, कोई अन्य साथी? भास्कर सत्यप्रकाश पाटिल जी जी। कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ सत्यप्रकाश जी, भाई सत्यप्रकाश, भाई आचार्य जी सत्यप्रकाश। को प्रणाम। नमस्ते जी। ये जो आपने बात कही ना कि गुरुकुलों में पहले समग्र विकास की बात होती थी, समग्र विकास जी आदमी को एक जीना कैसे है, ये मुख्य बात है। मेरी समझ ये है कि गुरुकुल में पहले एक लीडर तैयार होते थे समाज के, जी है ना, जो जाके फिर हम्म, समाज में कैसी नीति, कैसे नियम, कैसा व्यापार, कैसे कानून या कैसे कार्य होंगे, इसका एक जी समग्र चिंतन मनन उनके पास था। और जी जब तक वो रहा जब तक चलता रहा। पर अब आके वो कहीं उपभोक्तावादी, भोगवादी सोच के सामने कहीं ढीला पड़ गया, इसलिए अब जाके कहीं गड़बड़ होगी इसमें सारा। अब गुरुकुल में लीडर पैदा नहीं होते। अब तक गुरुकुल में पढ़ा लिखा के संस्कृत के टीचर बनाने की थोड़ी बहुत इतनी कोशिश है। और जैसे कि संजय भंडारी ने कहा कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो
थोड़ा शरारत करते हैं घर में, उनको गुरुकुल में भेज दो, अपना चलो बिगाड़ कटी। जी पर जो पहले जिस भावना से, जिस उद्देश्य से माँ बाप भी भेजते थे और आचार्य भी पढ़ाते थे, अब वो खत्म हो गया, मुझे ऐसा लगता है बस। पर दोबारा से हम उसको शुरू करेंगे तो सोच के विचार के फिर दोबारा से वो गुरुकुल शुरू हो सकते हैं, ऐसा मेरे मन में चल रहा है। नहीं, सही है धन्यवाद। आपकी दृष्टि। आज ज्यादातर गुरुकुल इसी प्रकार का है। वास्तव में एक संपूर्ण सर्वांगीण विकास की दृष्टि से नहीं है कोई गुरुकुल उस प्रकार। कई कुछ ज्यादा पहलुओं पे काम कर रहा है, कई कुछ कम पर। जो हमारा एक स्टैंडर्ड हम बनाना चाहेंगे तो उस पे कहीं कोई टिकता नहीं है। ये बात तो है, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि बहुत आवश्यक भी है, पहले की अपेक्षा ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि नई है और आवश्यकता है समाज में सही व्यक्ति और सही नेतृत्व करने वाले के। जी। और ये बात सही है कि वर्तमान में कोई भी गुरुकुल यानी सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, कुछ ना कुछ उनसे लाभ है, उसकी तो कोई निषेध नहीं है। पर जो होना चाहिए उस मापदंड की दृष्टि से कोई 100 में से 4 पे खड़ा है, 5 पे खड़ा है, कोई 10 पे खड़ा है, इससे आगे नहीं है। भाई जी भास्कर जी। पाटिल जी, भास्कर पाटिल जी, आपके सवाल। प्रणाम आचार्य जी। जी नमस्ते जी। मैं ऐसा सोच रहा था, मैं ऐसा पूछने वाला हूँ कि क्या हम सिर्फ अनुशासन या व्यक्तित्व की शिक्षा दे सकते हैं औपचारिक शिक्षण के अलावा? औपचारिक शिक्षण को अगर हम थोड़ा बाजू में रख दे और कुछ जी समय के लिए इकट्ठा करके उनको व्यक्तित्व की पढ़ाई दे सकते हैं क्या, ऐसा पूछ रहा था। नहीं, दे सकते हैं, पर उसमें पार्ट टाइम नहीं होता है। ये फुल टाइम का काम है। ने पूरा सुबह उठने से लेकर रात को सोते समय तक का उनकी पूरी दिनचर्या पर जब तक आचार्य का कंट्रोल ना हो तब तक उनको सही दिशा और सही उनका निर्माण नहीं कर सकता आचार्य। हाँ, भाई प्रदीप जी, प्रणाम। प्रणाम श्री जी। स्पेसिफिक सवाल, जनरल स्टेटमेंट नहीं, हाँ, नहीं स्पेसिफिक। नहीं नहीं, मेरा वो है ही नहीं, मेरा नजरिया नहीं। प्रणाम सभी बड़ों को। मैं ये जी कह रहा था कि आज के समय में गुरुकुल ये शब्द सिर्फ नाम के ही हैं या कुछ है या जैसे अपन बोल रहे हैं, मेरा कोई राग द्वेष की भावना नहीं है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो अपन देख पा रहे हैं वैसा कुछ है ही नहीं। तो क्या ये चीज संभवतः आ सकती है? जो चीज उसका रुझान, उसके प्रति लालसा और उसके प्रति जागरूकता से अपने आप स्वतः ही ये चीज आ जाए, तो वो क्या संभव है? ये पूछ रहा था वो मन। जी, ये प्रणाम। बिल्कुल संभव है। अभी उस प्रकार का नहीं है, ये बात तो मैंने कह दिया था। ऐसा संभव है, इसमें कुछ चुनौतियां हैं। एक संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए कई प्रकार की चीजें आवश्यक होती है और कई प्रकार की व्यक्ति की भी आवश्यकता होती है। उन सबके बीच में सही तालमेल और एक सही व्यवस्था के साथ बनाया जा सकता है, पर थोड़ा सा कठिन है। इस कारण से व्यक्ति सरलता की तरफ आगे बढ़ता है कि मेरे से जो हो सकता मैं करूं, उसमें फिर वो पूरा नहीं बन पाता। तो आज यदि हम सब मिलकर करना चाहें, ऐसे एक आदर्श गुरुकुल को दोबारा स्थापित कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, भाई और उसकी उमेंद्र जी, आवश्यकता है। जी भाई उमेंद्र जी, मेरे तरफ से ये आखिरी सवाल होना चाहिए। इसके बाद दूसरे विषय वस्तु पे हम लोग चले जाएंगे। फिर भी अगर किसी को फिर भी सीधे किसी को प्रश्न। डाउट रहे, 1 मिनट सिर्फ, फिर भी किसी को और रहेगा तो आचार्य का नंबर है, हम लोग अलग से बात कर सकते हैं, या आचार्य को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये सेशन खत्म होने के बाद जी 9:45 के बाद ओपन सेशन में आचार्य रुक सकते हैं, अगर तो हमारा समाधान हो सकता है। उमेंद्र जी। आचार्य जी, मेरा सीधे प्रश्न है, इसलिए मुझे प्रश्न करते हुए थोड़ा संकोच है, परंतु एक कौतूहल और उत्सुकतावश आप ये चर्चा के दौरान एक ख्याल आया, तो मैंने सोचा कि आपसे बस पूछ लेता हूँ, केवल पूछ लेता हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको हो। 91 में कल्याण सिंह जी आए थे फरे में, और यहाँ एक यज्ञ कराया गया था 3 दिन का, जिसके बाद ये था कि बारिश होगी। जी मैं सरकारी सेवा की मेरी शुरुआत थी, तो मैं घर से जब निकला तो पड़ोसी से हंसते हुए निकला था कि आज हम बारिश करा के लौटेंगे। जी और मेरे लिए आज भी वो मतलब एक सुखद वो है कि हाँ, शाम को बहुत तेज झमाझम बारिश थी।
जी तो वो विद्या कहीं थी, मतलब उसके अनुभव के बाद मैं ये मान रहा हूँ शायद हो सकता है कहीं जिंदा हो गुरुकुल में, या ऐसे लोगों ने कहीं उसको जिंदा रखा हो। क्या आपके कोई जानकारी में है ऐसा? देखिएगा, 100% पक्का नहीं है। जी बाकी आज बहुत से लोग कराते हैं, जी जी। और पर 100% पक्का नहीं होता है कि होगा, पर बहुत तो ज्यादा चांसेस रहते हैं। जी जी, मैं अगली बात यही रख रहा हूँ ना कि जो हमारा जो पुराना विज्ञान था, पुरानी जो विद्या थी, जी हम ये मान रहे हैं सामान्य लोग जो गुरुकुल के संपर्क में नहीं रहे, केवल गुरुकुल नाम सुना है, तो हम जी मानते हैं कि शायद गुरुकुल में ये विद्या हमारी सेव है, बची रहेगी। जैसा आपने एग्जाम्पल में कहा कि भी वो कटा हुआ हाथ को जो सर्जन ने सर्जरी कर दिया, नाई ने, जी तो जी वो जो हाँ। विद्या है जो विलुप्त हो गई है, वो शायद जी संभवतः कहीं दूर गुरुकुल में ही छिपी होगी। कोई बात नहीं, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया। अगर वो जी तलाश लेंगे, अब मैं, मेरा सजेस्टिव पॉइंट है बस कि यदि हमारे पास वो विद्या होगी तो फिर अच्छे अच्छे ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज को छोड़ करके गुरुकुल आपके बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हिंदुस्तान के नहीं, विदेशों के छात्र भी आपके पास आएंगे। आप थोड़ा अपने पास टैलेंट इकट्ठा करिएगा। उमेंद्र धन्यवाद। भाई, मेरा जी, उमेंद्र जी भाई, प्रयास वही है। जी 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 उमेंद्र भाई, जी आपका सवाल इतना वाजिब है, और नहीं, इसमें वो बस जैसे, सुनिए उत्सुकता ना, बस पैदा हुआ सुनिए ना, था। सुनिए ना, सुनिए, बहुत जी जरूरी है। जी। सवाल पे ही तो समाधान निकलता है। अभी आचार्य ने कहा कि 100% नहीं सही है। नहीं है, या 100% पॉसिबल नहीं है ऑल द टाइम। ये आचार्य का अनुभव है। आपके साथ श्री जी हैं, उनका अनुभव है कि 100% संभव है। गुड। बस। लेकिन कैसे? कल सुबह हम्म। अगर 5:15 वाले में आ जाओ तो खुलासा करूंगा एक्सपीरियंशियली, और आप ट्राई करके देख सकते हो। थैंक यू। जी अभिषेक जी, मुझे 5:15 का लिंक नहीं मिल रहा है कई दिन से, प्लीज लिंक दीजिएगा। यार यही लिंक है, यही लिंक है। जिस लिंक पे हम 8:15 मिलते हैं, वही 5:15 वाला भी है। ठीक है, मैं सुबह रहूंगा। थैंक यू। लेकिन याद रखे, 5:45 तक साइलेंट में हैं हम लोग। हाँ हाँ, मैं समझ गया, वो पहले दिन गलती हुई थी। जी हेलो। अभी अभी हम लोग आचार्य को धन्यवाद देते हुए, आचार्य रुकेंगे तो अच्छी बात है। जी, आचार्य सबको को मैं धन्यवाद। माफी मैं मांगता हो हूँ। फिर भी एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था। जी, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था। ले लीजिए, ले लीजिए हुजूर, ले लीजिए। जी, पार्लियामेंट में मिलता है सर चांस। गो अहेड प्लीज। आचार्य जी, मेरा ये इन्होंने चर्चा छेड़ ही दी स्वामी रामदेव जी की। जी तो वो शिक्षा के बोर्ड में कोई भारत सरकार का कुछ बना रहे हैं क्या, सिलेबस वगैरह बना रहे हैं, तो उनकी गुरुकुल को पुनर्जीवित करने में क्या उनकी भूमिका है? क्या वो कुछ वहां से कुछ संभावनाएं हैं कि गुरुकुल के लिए, क्योंकि जी, हो सकती इसमें मैं है। संक्षेप से कहूँ, वो जी गुरुकुल नहीं है, स्कूल है। गुरुकुल का मतलब गुरु का कुल। गुरु और विद्यार्थी, इन दोनों के बीच में कोई नहीं होना चाहिए, उसको गुरुकुल कहते हैं। ये नहीं, नहीं उनका कुछ कि सहयोग है क्या स्वामी रामदेव जी का गुरुकुल को आगे बढ़ाने में? क्योंकि वो भी गुरुकुल से ही पैदा हुए हैं ना। है, पर कोई सहयोग नहीं है मेरे योगेंद्र दृष्टि से। भाई, योगेंद्र भाई, जी नाम गुरुकुल रखने से, एक दिन उत्तराखंड में मुझे गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिली थी, इसका मतलब क्या है? देखिए ना, ये आज सिंपल के लिए बात है। कोई नहीं, हम लोग मंथन व्यक्ति करेंगे। आचार्य, आचार्य, ये अपने सब प्रोफेसरों की जो टीम है ना, हम लोग को साथ संस्थान है। बैठना है, और आप हमारे गुरु जी तुल्य बैठेंगे, और हम जी लोग हाँ। समाधान में जाएंगे। भाई रणवीर शर्मा जी, जी हाँ, ये ओवर टू यू। परिचर्चा ज्यादा आवश्यक है। ना ना, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन अभी 2 सब्जेक्ट का हम लोगों ने प्लानिंग कर रखा है, जी और 20 मिनट हमारे पास, या 25 मिनट सिर्फ बचा है। जी तो रणवीर शर्मा जी, जी जी थैंक यू आचार्य। हम लोग मिलेंगे, हम लोग बैठेंगे जी और जी समाधान निकालेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्री भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ा अच्छा गुरुकुल के बारे में सुनने को मिला। अब दूसरा विषय हम ग्राम स्वराज और वार्ड स्वराज के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी तक हम ग्राम स्वराज व उसकी व्यवहारिकता पे बात कर रहे थे, तो आज हम वार्ड स्वराज की व्यवहारिकता, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ग्राम के अंदर भी स्वराज, स्व का राज हो, और उन्हें निर्णय लेने का तंत्र बने, और उनके पास अपना बजट भी हो, टैक्स लगाने की सुविधा भी हो, तो गांव अपना अपने उन 29 विषयों के ऊपर जो संविधान में दिए हैं
बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, चिकित्सा है, गोपालन है, इन सब के ऊपर अपना विकास कर सकते हैं। यही अवधारणा वार्ड स्वराज के अंदर 74वां जो संशोधन है उसमें दी गई है, जो आर्टिकल 243W है, वहां से उसका अवधारणा शुरू होती है कि वार्ड जो स्वराज्य है उसके पास क्या क्या पावर होनी चाहिए और सरकार को उन्हें क्या क्या अथॉरिटी देनी चाहिए और उनकी क्या क्या जिम्मेवारियां होनी चाहिए। और जो 12वां शेड्यूल है उसके अंदर 18 अधिकार हमारे नगर स्वराज्य में दिए हुए हैं वार्ड के अंदर, कि 18 जो विषय हैं उसमें भी मोस्टली जो गांव की जरूरत है गांव के मुताबिक और जो शहर की जरूरत है वो उसमें जोड़ दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे शहरों के अंदर बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा ये तो है ही है, साथ में उन्हें पार्कों की जरूरत है जिनकी मेंटेनेंस की जरूरत है, उनके अंदर क्लीनिनेस की जरूरत है, साफ सफाई की जरूरत है। तो ये विषय भी उनके साथ जोड़ दिए गए हैं, और जिससे कि जो वार्ड स्वराज्य है वहां पे भी जो मोहल्ले हैं, एक वार्ड के अंदर करीब करीब 10 से 12 या 15 मोहल्ले तक होते हैं, और उनके अंदर जो RW रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है मोहल्लों की, उन्हें मोहल्ला सभा भी कहा गया है, और या वार्ड कमेटियां उन्हें बनाया गया है संविधान के मुताबिक। उन वार्ड कमेटियों के थ्रू एक सहकार सिस्टम जो है ना वो तैयार किया है संवैधानिक व्यवस्था में, कि सब लोग मिलजुल करके अपनी प्राथमिकताओं के आधार के ऊपर कि उन्हें क्या क्या जरूरत है, उसी प्रकार से जैसे ग्राम सभा 4 बार साल में बैठती है, उसी प्रकार से जो वार्ड सभाएं हैं या कमेटियां हैं वो सभी की सभी जो है ना उन 26 जनवरी पे, 5 मई को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को इनमें सेशन बैठेंगे, और जो कमेटियों के चेयरमैन बनेंगे, बनाए जाएंगे, चुने जाएंगे, उनको वो काम दिए जाएंगे, और काम देने के बाद हर 3 महीने में उनकी एक एक चीज की डिस्कशन होगी कि भी, और जवाबदेही फिक्स होगी। जो हमारा पार्षद वहां से वार्ड का चुना जाता है, उसी वो पार्षद एक सरपंच की तरह काम करता है, और वार्ड की जो कमेटियां हैं वो एक मेंबरों की तरह वहां काम करती हैं, जिनको अलग अलग जिम्मेवारी दिए जाते हैं। किसी के पास शिक्षा है तो किसी के पास अपने हॉस्पिटल चिकित्सा का काम है, तो किसी के पास वहाँ की जो लोकल सड़कें हैं उनका काम है, किसी के पास पानी का है, शहरों की जैसी जरूरत है, किसी के पास बिजली है, क्योंकि ये शहर की मुख्य आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनको पूरा करने के लिए सब लोग निर्णय लेते हैं। इसमें व्यवहारिकता के अंदर बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। क्या लोग आपस में मिल बैठ के डिस्कस कर लेंगे, आपस में मिल बैठ करके अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगे? सवाल सबके दिमाग में वाजिब है कि हर व्यक्ति की सोचने का अपना अपना तौर तरीका है, और उस सोच विचार के मुताबिक वो अपनी बात सहमत है होता है या नहीं होता है, ये अलग बात आ जाती है। लेकिन ये परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति की रही है कि हम सब मिल बैठ करके एक दूसरे का सहयोग और समर्थन करके ही अपनी व्यवस्थाओं को चलाया है, और प्रशासन का दखल बहुत कम रहा है। जब तक कि उनका कोई कम्युनल हार्मनी आपस में नहीं हो जाए तब तक प्रशासन का दखल बहुत कम रहता था, और ऐसा ही परिकल्पना जो है ना इस वार्ड स्वराज्य के अंदर की गई है, इस व्यवहारिकता के ऊपर। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैंने आप सब लोगों को दी है इस वार्ड स्वराज्य के बारे में। सेम अवधारणा तकरीबन जैसी ग्राम स्वराज की है वैसी वार्ड स्वराज की है, बस उसमें फर्क इतना है कि उस 11वीं सूची में 29 अधिकार हैं, और इसकी 12वीं सूची में केवल 18 अधिकार उसमें दिए गए हैं, जो एक शहर की मूलभूत जरूरतों के मुताबिक वो कमेटियों को बांट दिए जाते हैं।
तो इस अवधारणा में जो व्यवहारिकता है उसके बारे में आपके पास कई सवाल होंगे, और मैं चाहूंगा कि भी आप इस मंच का लाभ लेते हुए अपने उन सवालों को एक एक करेंगे तो उसको और हम अच्छी तरीके से आपस में अपनी समझ को बढ़ा पाएंगे। मैं सभी भाइयों से जो भी मेरी बात सुन रहे हैं इस जूम मीटिंग के अंदर, वो अपने सवाल वार्ड स्वराज्य के बारे में और उसकी व्यवहारिकता के बारे में जरूर बताएं। कोई सवाल है उसके बारे में जरूर। भाई उमेंद्र, आपका हाथ पिछले वाला ही खड़ा है या अभी नया खड़ा है? भाई उमेंद्र, पिछले वाला है, मैं डाउन कर लेता हूँ। तो डाउन कर लीजिए। और कोई भी साथी? भाई रणवीर ने चैलेंज किया है, सवाल तो करो यार, तब तो बहस होगी। हेलो, मैं कहा भाई रणवीर ने चैलेंज किया है, कुछ सवाल तो करो तब तो बात आगे बढ़े। हाँ तभी तो आगे बढ़ेगी। श्री भाई से ही पूछता हूँ, श्री भाई कुछ सवाल कर ले। श्री भाई तो हमेशा सरेंडर में रहते हैं, कोई सवाल नहीं। जब सामने भाई है तो मुझे क्यों बोलना है? अरे नहीं सत्य नहीं प्रकाश नहीं। सत्य प्रकाश भाई। हाँ सत्य प्रकाश भाई। सतप्रकाश जी, आपका माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। हाँ, चलो ओमेंद्र भाई से शुरू करते हैं। ओमेंद्र भाई की हमारे इंटेलेक्चुअल भाई है, वो कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे सवालात सबकी समझ के लिए करते हैं। ओमेंद्र भाई आप प्रारंभ करो। एक हाथ आ गया है भास्कर पाटिल जी का। जी, भास्कर पांडे जी का पाटिल हाथ आ गया। जी, भास्कर पांडे जी। जी 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 नमस्ते शर्मा जी। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार भास्कर जी, नमस्कार। आपके जो प्रयास चल रहे हैं वो बहुत ही अच्छे प्रयास चल रहे हैं, और मुझे इस संदर्भ में एक पूछना था, क्या हम हमारी ग्राम पंचायत के अंदर एक बात ये बोल सकते हैं क्या कि ये ग्राम सभा के अधिकार कौन कौन से है, उसका कुछ किताब वगैरह कुछ वहाँ पे रखने के लिए, और संक्षिप्त में कहीं बोर्ड पर लगाने के लिए? बिल्कुल, आप भास्कर जी बहुत अगर संविधान की पुस्तक है तो, नहीं तो आप ले लें। अगर इसमें आप रुचि और अपनी समझ को बढ़ाना चाहते हैं तो अनुच्छेद 243 जी के अंदर ग्राम सभा की जो परिकल्पना है, उसकी पावर, उसकी अथॉरिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े स्पष्ट शब्दों के अंदर दी गई है। और उसकी जो 11वीं सूची है, जो लिस्ट है, उसके अंदर हमारे 29 अधिकार हैं जिनकी आप अभी पूछ रहे हैं। वो लिस्ट अपने गांव के अंदर बिल्कुल अपना बोर्ड बना करके इस परिकल्पना को जो संवैधानिक है उसको लिख सकते हैं, और उन अधिकारों के बारे में उनको चाहे ब्लैक एंड व्हाइट में तख्तियां बनवा के या वो बना के अपनी एक वो होती है जिसको अपने फ्लैक्स बनवा करके लिखवा करके अपने गांव में दे सकते हैं, जिससे कि युवा पीढ़ियों को कम से कम अपने अधिकारों को ज्ञान हो और अपनी ग्राम सभाओं के अंदर वो निर्णय लेने की भूमिका में आए और अपने अधिकारों को समझें कि हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं और हम किसी प्रशासन के या इन राज्य सरकारों के गुलाम नहीं है। हमारी अपनी ही सरकार है और उस सरकार संवैधानिक है, और उसमें हम अपनी जरूरतों के मुताबिक, अपनी समस्याओं के मुताबिक अपने निर्णय लेने के अधिकार रख सकते हैं। तो मैं बिल्कुल आपके सवाल से सहमत हूं, और आप इस प्रकार के फ्लैक्स जरूर लगवाइए और लोगों में जागरूकता बढ़ाइए। और हमारी कहीं आपको जरूरत पड़ेगी तो हम भी आएंगे आपके पास, और इस ट्रेनिंग में मैं आपको निमंत्रित कर रहा हूं कि 24-25 की जो हमारी ट्रेनिंग है ग्राम स्वराज्य के बारे में और वार्ड स्वराज्य के बारे में, उसमें आप जरूर शामिल हुए। अपने उन जो भी दोस्त हैं जिनके साथ आप इस कार्यक्रम को अपने एरिया में, क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। भाई का सवाल। भाई उमेंद्र। सर, मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा तो जो आप 24-25 की तैयारी कर रहे हैं उसी के सिलसिले में थोड़ी सी शंका है जी।
चूंकि जो अनुभव पुराने हैं, आज भी जैसे छोटे छोटे रहे हैं, तो हम लोग आपस में एक हार्मोनी कैसे डेवलप करें, मुझे लग रहा है कि उसके रूल रेगुलेशन बना लिए जाएं पहले, ग्रुप तब आगे चलेगा। क्योंकि वही बिल्कुल मुझे सही मुझे सवाल किया है। हाँ, सही सर सवाल किया है। तो देखिए, जूम की मीटिंग का भी हम लाभ ले सकते हैं कि भी मतलब हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस रहे हैं वर्धा के, जो थोड़ा बहुत उसमें मनमुटाव रहा है वो ना हो, और आपसी सहयोग और सहकार के साथ हम इस ग्रुप को आगे बढ़ाएं। और किसी की अपनी पर्सनल कोई बात है किसी के द्वारा, तो बजाय ग्रुप में कहने के, वो व्यक्तिगत तौर से, जैसे मुझे आपसे कोई बात करनी है तो मैं टेलीफोन पे, जैसे हम आपस में एक दूसरे से चर्चा करते रहते हैं, तो वो चर्चा कर ली जाए, और उनकी कोई छोटी मोटी गलत फहमी है तो उसको दूर कर लिया जाए। और फिर भी मैं आपकी उसके लिए कहना चाहता हूं, जो 23 तारीख को अपनी मीटिंग होगी, हाँ 23 तारीख की मीटिंग में ओमेंद्र भाई यही सवाल और जवाब होंगे कि जो संयोजक वहां आएंगे अपनी अपनी कमेटियों के, वो अपने किंतु परंतु जो होंगे, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5-6 बजे तक, चाहे सारी रात लगे, जब तक हम एक इकट्ठा मत निर्णय नहीं ले लेंगे, अगर उसमें कोई आपस में नहीं एक दूसरे की कोई बात है, तो 2/3 बहुमत जो हमारा स्वराज्य की परिकल्पना है उसके मुताबिक हम निर्णय लेंगे भी, तो उस आदमी को हमसे सहमत होना पड़ेगा, या वो हमें अपनी बात जो बताना चाह रहा है उससे सहमत कराए। तो गुड। इस प्रकार की जो स्वराज्य की अवधारणा है हमारी ग्राम सभा की या वार्ड सभा की, उसी के साथ हम 23 तारीख की मीटिंग, जो भी हमारे 15-20 साथी होंगे वो करेंगे, और पूरा उसमें हर एक की चर्चा, हर सारी चीजों की डिस्कस होगी, जिससे कि ग्रुप के अंदर एक भाईचारे की व्यवस्था बने, एक आपसी सहयोग और समझ की व्यवस्था बने, और आपस में कोई मन मुटाव या खटास की बात ना हो, जैसा जी जी। तो उसको हम जैसे हद से दूर करें। मैं सभी के विचार के लिए अभी एक लाइन प्रस्तुत कर रहा हूं जी कि हम सभी को एक विचार और व्यक्ति में फर्क करना आना चाहिए। हमें सीख लेना चाहिए कि अच्छा ये विचार है, हम उस करेक्ट, विचार हम उस विचार का समर्थन करें, विरोध करें, उसको अच्छा कहें, खराब कहें, कोई बात नहीं है। विचार को, व्यक्ति को ना कहें। यस, बहुत सही बात उमेंद्र आपने कही है, और बड़ी तो प्रैक्टिकल और की बात है, जी क्योंकि हम अपने जी हम अप, व्यक्ति का फर्क तो हमें करना पड़ेगा। व्यक्ति की अपनी पर्सनल समझ है, अपनी व्यक्तिगत समझ है, वो हाँ अपनी हाँ बात का है, उसका सहमत होना या असहमत होना वो उसका अपनी सोच है। मैंने मतलब ये आज 23 की बजाय मैं तो अभी सभी के विचार के लिए रख रहा हूँ ये कि बिल्कुल भाई सही, इतना तो सही है। हम आपस में बातचीत का एक रूल ये तो बना लें कि हाँ व्यक्ति का नाम, मतलब व्यक्ति का विरोध करने के बजाय विचार का, कि भाई ये विचार आया है कि सूरज पश्चिम से निकलता है। मान लीजिए मैंने आप सबके लिए कहा कि नहीं साहब मेरा अनुभव है सूरज पश्चिम से निकलता है, तो जी, इसका जवाब ये कि नहीं ओपी सिंह कुछ नहीं जानते हैं, ओपी सिंह को कुछ नहीं मालूम है। इसकी बजाय ये कहा जाए कि नहीं हमारा अनुभव ये कहता है कि सूरज पूरब से निकलता है। बिल्कुल। तब तो 200% आप, मुझे लगा है। और सभी लोग इसमें सहमत होंगे कि भी, हाँ, मतलब अपना विचार आप दे दीजिए, व्यक्तिगत बात ना करिए। बिल्कुल है सही ना? है भाई, बिल्कुल सही है। और लाइकवाइज मतलब किसी चर्चा में, बातचीत में किसी को लेकर के कोई नेगेटिव एटीट्यूड या वे, हर व्यक्ति सम्मानीय है। देखिए हम सब कुछ करने की भावना है, तभी तो अपना घर परिवार को अलग कर करके यहाँ सब लगे हुए हैं। मुझसे रोज शिकायत है कि आप शाम को 7 बजे से 10 बजे तक बिजी हो जाते हो, आपका कोई फैमिली टाइम ही नहीं रह गया है, ऐसा क्या देश बदल रहे हो? अब मैं उनका जवाब देता हूँ कि नहीं नहीं भाई कुछ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम इतने वो नहीं है। तो मेरे ख्याल ठीक, से मैं नहीं हूँ, ये सभी इस प्रश्न का सामना कर रहे हैं। तो हम कुछ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रखें, मेरा छोटा सा अनुरोध ये था बस। बिल्कुल सही है उमेंद्र भाई। हम कल इसके जो हैं, इसके थोड़े से जो चीजें आप बता रहे हैं, इनके कुछ पॉइंट जो है ना हम सबके पास भेज देंगे। जी कोशिश करेंगे 1 या 2 दिन में उनको डिसाइड करके आपस में सबसे बातचीत करके, हाँ और हाँ आपका एक पॉइंट आया, इसी तरह और लोगों के भी पॉइंट हैं, उन सारों को हम ग्रुप में डालेंगे, और किसी की असहमति होगी
तो उसको भी ले करके उसको उसमें प्लस माइनस करके जरूर सबके लिए ये डालेंगे, सारी चीज डालेंगे, जिससे कि भविष्य में ऐसी कोई बात ना आए। बिल्कुल ठीक। सहमत तो है फिर भाई तो साहब? जी सहमत। हाँ, और किसी भाई का कोई सवाल है? सवाल तो नहीं है, लेकिन इसी चीज को हम अलग भाषा के कहते हैं, मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जी भंडारी जी, बिल्कुल सही बात है आपकी, सही बात है। वही वही है। पर वो कैसे हो, मतलब उसमें एक एक बात हमने रख दी ना कि भाई आप व्यक्ति का नाम लेके इंगित ना करें, विचार को पकड़े कि भाई विचार ये है जो हमारा सोचना इसमें ऐसा है। वही मैं बात एक है। लाइन मैं जी एक लाइन और बढ़ा दूं ओंकार भाई। जी जी जी। एक और लाइन आता है जो हम सब लोग अगर एग्री करें तो, जैसे करें ना कि ओपिनियन और इंडिविजुअल में डिफरेंस है, तो मैं अगर ये सोचूं कि माय ओपिनियन इज नॉट इम्पोर्टेंट, ओपिनियन देना चाहूं दे दूं, उसके बाद अब पब्लिक पे डिपेंड करता है तो उसको किस तरह से ले, उसको डिस्कशन का इशू भी ना बनाऊं, ये सोचते हुए कि माय ओपिनियन इज वन ओपिनियन विच इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये सबके लिए, कोई भी इंसान ये सोचे कि माय ओपिनियन इज इम्पोर्टेंट, फिर वहां बहस शुरू हो जाती है। बहुत सुंदर पॉइंट आपने लाया है। एक तीसरा लाइन आ जाता है, जनरली मैं बात करूं तो ना अपने बारे में बात करूं ना आपके बारे में बात करूं, वो पास्ट हिस्ट्री है, मैं क्या था आप क्या थे, तो अपने बारे में बात नहीं करूं, दूसरे के बारे में बात नहीं करूं, तो तीसरा जो यहाँ नहीं है उसके बारे में तो बिल्कुल बात नहीं करूं। राइट। टाइम की बर्बादी है। बात करें, जरूरी नहीं है साइलेंस में रहें, और करना ही है तो अगला कोई प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग मिलके स्टेप वाइज आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, एक्शन पे बात करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपस में तय कर सकते हैं। समय का यही सदुपयोग। जी। श्री भाई ने ठीक कहा है कि भाई हम सारी ऐसी बातें जो है ना आपस में शेयर करके आपस में एक दूसरे के साथ राय लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है भी, ओपिनियन हर एक की अपनी अपनी होती है, सब लोग उससे सहमत हो या नहीं होते वो बात अलग है, लेकिन हमारी एक आम सहमति जरूर बने कि भी हाँ, सारा ग्रुप इस बात से सहमत है कि हम एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत कटाक्ष तो होने ही नहीं चाहिए, किसी कीमत के ऊपर भी नहीं होने चाहिए। जी। हाँ, बातचीत में ऐसा लगे कि हाँ सामने हाँ भाई, वाले का बराबर सम्मान किया जा रहा है। उपेंद्र अभी भाई, दो शब्द और डाल देता हूँ। गोपाल भाई की भी बात सही है, उसने अपनी अपनी समझ से वो बात बोल रहा है। अब उसमें हम सब सहमत होते हैं या नहीं होते हैं वो बात एक अलग है। यही ग्राम सभा की अवधारणा है कि जहां पे हम एक दूसरे की विचार और बात रखते हैं, अब उसमें जब सबको वो चीज अच्छी लगती है तो वही एक फाइनल निर्णय होता है उस ग्रुप का या उस सभा का, और जिसमें वो सब सभा की यही सबसे बड़ी बात है कि हम उस सभा के सहभागी बने, कि इस निर्णय लेने की जो बात हुई है उसमें मेरी भी सहभागिता थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर सतप्रकाश कोई जी भी हैं, सतप्रकाश जी से भी ले लो ना, सारी केंद्र बिंदु तो वही है। हाँ, भैया बार बार उनका नाम लिया जा किसी भी रहा है, वो चीज पे दुल्हनिया किसी जैसे भी छिप के चीज बैठ पे जाते हैं, मैं क्या करूं। किसी भी चीज पे कुछ भी नहीं बोलते। जी भारत जी। उनको देना चाहिए जब लीड कर रहे हैं तो। ये हमारी दुल्हनिया है, उसकी बात सुनने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। क्या चाह रहे हो? क्या मैं तो सुन रहा हूँ सारी बात। कुछ तो बोलो राजा। सुनने का उम्र खत्म हो चुकी है, अब बात आप बोलने का बातचीत के समय रूल है, रेगुलेशन बोलिए। बना रहे हैं सतप्रकाश जी। बातचीत कैसे की जाए इसके रूल रेगुलेशन बना रहे हैं पहले। इतनी अच्छी अच्छी बात आ रही है, इतने अच्छे सुझाव आ रहे हैं, मैं तो खुश होता हूँ सुन सुन के कि लोगों ने संभाल लिया, काम आगे बढ़ रहा है, और क्या चाहिए। एक लो से जी। बढ़कर एक है, पवित्र आत्माएं हैं, ये कुदरत का हमारे ऊपर सबके ऊपर आशीर्वाद है। बाकी वहाँ होगी, मैं एक बार बीच में देखने जाऊंगा सारी व्यवस्थाओं को। और 23 तारीख को ये खुशी की बात है कि कार्यकारिणी के काफी मेंबर आ रहे हैं, है ना, जो
काफी मेंबर आ रहे हैं और 24-25 में भी मुझे लग रहा है कि 60-70 लोग हो जाएंगे। लोग अपना आप से फोन कर करके कह रहे हैं कि सत्तरगाह जी भाई हम भी तो गांव में काम कर रहे हैं, हम भी तो समझना चाह रहे हैं। मगर भाई आओ, फिर स्वागत है। और दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। लोग 100 जनों को बुलाते हैं, 20-30 नहीं आते। यहाँ 50 को बुलाते हैं तो 100 आने को तैयार है। ये चमत्कार है एक अपने आप में। और काम के लोग, ये नहीं कि मतलब ऐसे ही। मैं तो कहता हूँ जो सबसे ज्यादा बिजी है ना भाई, उसकी डिमांड है यहाँ। जो खाली फिर उसको क्या करेंगे हम? जो सबसे ज्यादा बिजी है, सबसे ज्यादा बिजी और सबसे इम्पोर्टेंट काम लगता है, उसके लिए मीटिंग है यहाँ। जो खाली है, जिसको टाइम पास करना, उसके लिए मीटिंग नहीं है। तो मनोरंजन का क्षेत्र नहीं है। लीडरशिप तैयार हो रही है इस देश की, नई लीडरशिप। तो बहुत अच्छा है, मैं सुन रहा हूँ आप लोगों की चर्चा। मैं अभी यहाँ मीटिंग में आया हूँ, यहाँ पर भी बात रखी इसके ऊपर। सारे मित्र बहुत खुश हैं। सज्जन कुमार जी ने यहाँ पर हम 150 करीब लोग हैं। और यहाँ प्रकृति मानव केंद्रित पूरा एजेंडे के ऊपर बातचीत हुई है कि किस तरह की राजनीति, किस तरह की अर्थनीति, किस तरह की वैश्विक अनेक विषयों के ऊपर बातचीत हुई आज। क्या देश में लोकतंत्र किस तरह का चाहिए, क्या लोकतंत्र है देश में, तो अलग अलग विषयों पर बातचीत हुई। मित्रों ने बात रखी काफी। तो ये सब चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप चलाइए आगे, मैं सुनूंगा। गोपाल प्रसाद जी, टाइम हो गया है। अगर आपका सवाल इससे रिलेटेड है तो सुन लिया जाए, अदरवाइज रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर हम लोग बात करें, जैसे जी आपकी जी इजाजत। जी जी, नमस्कार। मैं अपना कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी बात को चैट बॉक्स में डाल दिया है सभी के अवलोकनार्थ। और हमारी सभी लोगों से गुजारिश है कि इस डिस्कशन के संबंध में जो हमने विचार का संकलन और प्रस्तुतिकरण किया है, वो आप लोग उसको अवश्य देखें। और जो चर्चा है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी रोल क्या हो सकती है, हमारी जिम्मेवारी क्या हो सकती है, हमारी भूमिका क्या हो सकती है, तो मैं इस अभियान में अपने आप को उस रूप में देखते हुए, अपनी भूमिका निर्धारित करते हुए जो संकल्प लिया है, मैं समझता हूँ या हम चाहते हैं, हमारी सभी लोगों से अपेक्षा है कि हर व्यक्ति को ये संकल्प लेना होगा। पहली तो शुरुआत हमें यहाँ से करनी चाहिए। और मैंने जो संकल्प लिया है, उस तरह का जो हमारी भावना है, उसको मैंने इस ड्राफ्ट में प्रस्तुत किया है। आप सभी से निवेदन है कि उसको अवश्य देखें। और रणवीर सर जो अभियान को लेके चल रहे हैं, उसको दूरगामी, प्रभावी और इफेक्टिव बनाने के लिए, अलख निरंजन करने के लिए, जन जागरूकता पैदा करने के लिए हमारी अपनी गिलहरी वाली जो भूमिका है, उसको अपनी जिम्मेवारी समझते हुए मैं स्वयं संकल्प लेता हूं और उसको आगामी भविष्य में निभाऊंगा भी, और ये दिखेगा भी। धन्यवाद। थैंक यू गोपाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी आशा और उम्मीद हमने अपने भाइयों से है कि हम सब लोग मिलके अपना भाईचारा बनाते हुए, निभाते हुए एक दूसरे का सहयोग और समर्थन करेंगे। और इस व्यवस्था की एक रणवीर शर्मा जी, अगर जी, इजाजत है तो रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया जाए, फिर इनफॉर्मली हम लोग बात करें। अब बस प्रोग्राम अपना पूरा हो गया। श्री भाई बिल्कुल रिकॉर्डिंग बंद कर दें। और अगर किसी भाई का कोई बस एक सेकंड किसी और का कोई सवाल, कोई हाथ है तो देख लीजिए। अगर नहीं है तो फिर अपन रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, और कोई पर्सनल बात हो तो वो फिर आपस में जूम पे कर लीजिएगी। भाई बलदेवराज सूद जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दें। देवदत्त गंगवार जी, आप कुछ बात करना चाहते थे। भाई बलदेवराज सूद जी, रिकॉर्डिंग। सर जी रिकॉर्डिंग बंद कर दे, बाद में बात कर लेंगे। थैंक यू। टेलीफोन नंबर है चैट बॉक्स में, सबके टेलीफोन नंबर, एक दूसरे से टेलीफोन पे भी बात कर सकते हैं। भाई बलदेवराज सूद, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें, आप होस्ट हैं। रणवीर भाई जरा अभिषेक को रिंग कर दीजिए। मैं कर देता हूं, अभी करवा हाँ दे। कर दीजिए, रिंग कर दीजिए। ठीक है भाई बलदेवराज सूद। हाँ जी, सुन रहा हूँ जी।
रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। आप होस्ट हैं, आपको ऑथराइज है रिकॉर्डिंग बंद करने का। जहां रिकॉर्ड स्विच लिखा है उसको ऑफ कर दीजिए। गोपाल भाई मदद कर सकते हैं बलदेव राज जी को? हेलो। मुझे सर इसका टेक्निकली जानकारी नहीं है। जानकारी मुझे भी नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। ओमेंदर भाई को होगी, ओमेंदर भाई से देखो, ओमेंदर भाई के पास